Okay, so CS executive. Okay, CS executive, right? Module 1 और module 2? 1 है ना, ग्रुप 1 दे रहे हैं. रजिस्ट्रेशन हुआ, हो गया, मतलब अब डिसाइडेड है. इसलिए पूछा हमने कि डिसाइड हो गया ना कि CS करना है. ऐसा तो नहीं कि रहने दो, EET तक ठीक था, पास हो गए, पता नहीं एग्जीक्यूटिव, है ना. सो एग्जीक्यूटिव आके एक जो चीज आपने कॉमन सबसे सुनी होगी, आई एम श्योर, एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपने बड़ी सारी चर्चा जरूर करी होगी, है ना. और उसके साथ साथ कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी देख डाले होंगे, है ना. तो एक कॉमन चीज जो आपको पता चली होगी वो ये पता चली होगी कि एग्जीक्यूटिव इज टफ, है ना, ये पता चला होगा. और सबने यही बताया होगा कि भाई EET तो निकल जाता है लेकिन एग्जीक्यूटिव में थोड़ी दिक्कत होती है ना. तो आज से आपकी दिक्कतों की शुरुआत होने वाली है ना. आज तक आपने अपनी लाइफ जितनी एंजॉय करनी थी कर ली. अब आपको लग रहा है लो पहली क्लास में दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं, है ना. नो, बट आज से जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नी एवर. रीजन बीइंग, जो कंटेंट आप पढ़ने वाले हैं, हमने उस दिन भी इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव का जो कंटेंट है वो सबसे अच्छा कंटेंट है. ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं. सारी ऐसी चीजें कवर्ड हैं जो आपकी रियल लाइफ में आपको हेल्प करने वाली है. ठीक है, जब हम EET पढ़ रहे थे तो कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते वक्त दिमाग में आता था कि ये क्या पढ़ रहे हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना. बल्कि सारे ही सब्जेक्ट में ये लगता होगा ये क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, है ना. जैसे इकोनॉमिक्स था, एक्चुअली वो इकोनॉमिक्स भी नहीं थी, है ना, पता नहीं क्या था. फिर करंट अफेयर से हम लोग को कभी कोई लेना देना होता नहीं है. कम्युनिकेशन हमारी कभी अच्छी हो नहीं पाई बचपन से. इंग्लिश तो बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल का कुछ हो नहीं पाया, है ना. तो इसी तरह के सब्जेक्ट से लॉजिकल रीजनिंग के लॉजिक, है ना. ओके, लेकिन अब आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सब के सब आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1. ये जर्नी आज से शुरू होगी और ये खत्म होगी जाके 1 जून को. पता है 1 जून को क्या है? आपका एग्जाम. ठीक है, देखो कितना अच्छा दिन दिखाया. सिर्फ 2 दिन दिखाते हैं, 1 जून और 25 अगस्त, बस. 1 जून को आपका पेपर होगा. किसका पता है? JIGL का. जो सब्जेक्ट आज आप शुरू करने वाले हैं, 1 जून को इसका एग्जाम होगा. और जो एग्जाम में आपने लिखा होगा उसका रिजल्ट आएगा कब? 25 अगस्त. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 यानी ग्रुप 1 न्यू सिलेबस के हिसाब से, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4. ठीक है, उस दिन हम लोग ने सब्जेक्ट्स के नाम देखे थे और हमने इसीलिए आपको 1 हफ्ते का समय दिया कि नाम याद कर लो. तो याद हुए नाम? पहला पेपर कौन सा है? JIGL नहीं चलेगा, पूरा बताना पड़ेगा अब. हाँ क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज. वेरी गुड, ये हमारा पहला पेपर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ. और JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग अलग अलग तरीके के लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस लॉ. हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, साइबर लॉ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी लॉज जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं. जैसे कंपनी लॉ का जो आपका सब्जेक्ट है, उस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग एक एक्ट की बात करें. वो एक एक्ट, एक लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट. ठीक है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, ये समझ में आता है. लॉ क्या होता है समझ में आता है. कहां से बनता है लॉ? कहां से बनता है लॉ? किसी दुकान से बनता है? पार्लियामेंट से बनता है. वेरी गुड, पार्लियामेंट से कैसे बनता है? कौन सी, कैसे, प्रोसीजर क्या होता है? पढ़ा सबने है ना. और अगर आप कह रहे नहीं पता तो फिर ET की मार्कशीट लेके आना जरा, है ना. एक और था सब्जेक्ट उसमें, लीगल एप्टीट्यूड, है ना. लीगल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. याद आया? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है और फिर किसकी असेंट लेते हैं? प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट की असेंट जब मिल जाती है फिर वो बिल जो है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है. और यहां से लॉ क्रिएट होता है. और ये जितने भी लॉ हैं ये हमें मानना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है कि ऑप्शनल होता है? कंपल्सरी है. जैसे एक लॉ ये भी है कि जब आप 2 व्हीलर चलाएं, स्कूटी, बाइक, कुछ भी,
तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। ये लॉ है कि ऑप्शनल है? लॉ है हेलमेट आपके पास? स्कूटी है, हेलमेट है, बाल नहीं खराब हो जाएंगे हमारे, है ना? ओके, सो ये लॉ है। और अगर मान लीजिए पुलिस ने पकड़ लिया तो ऐसे कैसे पकड़ लेगा, हम गली से निकाल लेंगे, है ना? इन सब चीजों में हम एक्सपर्ट हैं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो क्या करता है? चालान कर देता है ना? चालान मतलब आपको एक सर्टेन अमाउंट एज अ फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये लॉ मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। और ये लॉ मैंडेटरी क्यों होता है? हाँ बेटा, हाँ, यू कैन गो। हमें लगा उसको याद आ गया, मेरा भी चला। ओके, सो बेसिकली ये लॉ मैंडेटरी क्यों होता है? क्यों माने लॉ? क्यों माने लॉ? कहां से पावर मिली है लॉ बनाने की? पार्लियामेंट ने तो बनाया है। पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों माने? हम मम्मी पापा की बात नहीं मानते? कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइंस हैं, आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हमने बनाया है हमारे लिए। अगर कोई चीज हम अपने लिए बनाते हैं तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन कोई दूसरा हमारे लिए कुछ बनाएगा तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। जितने भी लॉ हैं हमारे देश में, ये सारे के सारे लॉ बना रही है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को ये लॉ बनाने की पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, ठीक है? अब बात आती है कि ये लॉ होता कहां है? लॉ जिस किताब में लिखा होता है उसको एक्ट कहते हैं, ठीक है? बेयर एक्ट वी कैन से। एक्ट वो किताब, जैसे आपकी JIGL की किताब है, उस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है? चैप्टर है, इंडेक्स है, पेज नंबर है। बिल्कुल वैसे ही ये पूरा का पूरा लॉ जिस किताब में लिखा होता है उस किताब को हम लोग क्या कहते हैं? एक्ट। ओके, जैसे कंपनीज लॉ, कंपनी के ऊपर जो भी लॉ लग रहा है, इसकी जो किताब है, इसका जो एक्ट है, उसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। ये सबने सुना होगा। कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब क्या हुआ? 2013 में ये एक्ट बनाया गया। तो क्या 2013 के पहले कंपनीज के ऊपर कोई लॉ नहीं लगता था? लगता था। कौन सा? कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है? देखो, हम लोग लॉ तो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ये चैप्टर तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बेस पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आपके आगे आने वाले करियर में इंपॉर्टेंट है। एज अ CS, ठीक है? आप कंपनी के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 की एक किताब है जिसको हम बेयर एक्ट कहते हैं। और अलग अलग चीजों की जो हेडिंग्स होती हैं या पैराग्राफ्स होते हैं, उनको हम लोग सेक्शंस कहते हैं, ठीक है? तो हर एक्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सेक्शन। सेक्शन 1, जैसे पहला टॉपिक है, उसकी हेडिंग है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जब आपने EET में लॉ पढ़ी होगी तो आई एम श्योर आपने सेक्शंस देखे होंगे, है ना? सेक्शन 2 देखा था, जिसमें ज्यादातर डेफिनेशंस होती हैं। ओके, 2 होता है, 3 होता है, बहुत सारे होते हैं, 400-500 सेक्शन तक भी होते हैं। सेक्शन 1 देखा? कहीं 1 आया? याद करो। लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा, उसमें कहीं सेक्शन 1 देखा हो किसी ने लिखा हुआ? आप कह रहे हमने 2 ही नहीं देखा, 1 की क्या बात करें? 2 देखा ना सबने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था, 2 में डेफिनेशंस वगैरह थी, याद आया? 1 नहीं दिखता। अच्छा, होगा 1, होगा। जिसका 2 है उसका 1 भी होगा। दूसरी एक बात और बताओ, जो आपकी किताब में जो भी एक्ट था, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट EET में पढ़ा, तो क्या सारे सेक्शन लाइन से थे? लाइन से थे? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे थे? कभी अचानक से 50 आ जाता है, कभी अचानक से 56 आ जाता है, कभी अचानक से 2 आ जाता है। ये सब लाइन से कहां दिए होंगे? एक्ट में। वो किताब जिसमें सारे सेक्शन लाइन से दिए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेयर एक्ट। उसमें सारे सेक्शन लाइन से दिए होते हैं। और जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 होता है उस एक्ट का नाम, और वो एक्ट कहां लागू होता है। जैसे द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट। और ये कहां लागू हो रहा है? पूरे इंडिया में। ये सेक्शन 1 होता है। और आपकी किताब में सेक्शन 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि वही आपके चैप्टर का नाम होता है या वही आपकी बुक का नाम होता है।
सेक्शन 1 हर एक्ट का, कोई भी एक्ट हो, जैसे इनकम टैक्स एक्ट भी एक एक्ट है। जीएसटी सुना है आपने? क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, ये भी एक एक्ट है, ठीक है। कोई भी से एक्ट हो, कंपनीज एक्ट या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले, ये सारे एक्ट में सेम फीचर होगा। सबसे पहले सेक्शन में क्या होता है? सेक्शन 1 इज द नेम ऑफ द एक्ट। फिर सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशंस। डेफिनेशन का मतलब इस पूरे एक्ट में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उन शब्दों का मतलब क्या है। जैसे आप कोई एक्ट पढ़ रहे हैं और उस एक्ट में एक डेफिनेशन आ गई, एक वर्ड आ गया मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? वैसे तो हमको पता है मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो जो मूव कर सकती है, लेकिन इस एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा, इसका मतलब हम कहां ढूंढेंगे? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी होंगी कि इस एक्ट में जो जो शब्द यूज हैं उन शब्दों का क्या मीनिंग होगा। ये मीनिंग कहां दिया रहता है? सेक्शन 2 में। तभी आप ध्यान देना, हर एक्ट की जो डेफिनेशंस होती है वो हमेशा किसमें होती है? सेक्शन 2 में। और फिर सेक्शन 3 से नॉर्मल एक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। हम लोग की बुक में सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए होते हैं क्योंकि हम लोग को पूरा एक्ट पढ़ने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप सीएस बन जाएंगे, ठीक है, जरा बताइए, एक सेकंड के लिए इमेजिन करना कि सीएस बन गए, बस एक सेकंड के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, है ना। आप सीएस बन गए और आपने ऑफिस खोला और आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है। क्लाइंट ने आके अपनी कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछी या एक्ट की कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछी, तो क्या आप अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल से देख के बताएंगे? फिर आप कहेंगे हम तो गूगल से देख के बताएंगे। गूगल से देखेंगे? नो। कहां से देखेंगे? एक्ट से देखेंगे, जहां ओरिजिनल लॉ लिखा हुआ है। ये बुक गलत हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन एक्ट गलत नहीं हो सकता। और अगर एक्ट में गलत लिखा है ना, तो वो भी सही माना जाता है until and unless it is amended। जब तक वो अमेंड नहीं हो जाता, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो जाती, तब तक वो गलती सही माना जाता है। और एक्ट में जो लिखा है उसके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट का केस आराम से लड़ सकते हो। तो आपको करना क्या, आपको समझ में आया? ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास अगर कभी जाते हैं, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उससे जाके क्या कहते हैं? डिफाइन फीवर, गिव मी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कफ एंड कोल्ड। ये पूछते हैं डॉक्टर को? नहीं, आप डॉक्टर कहते हैं कुछ अजीब सा हो रहा है ना, फीवरिश लग रहा है, थोड़ी खांसी भी आ रही, बाकी फिर वो काम अपने आप करता है। अच्छा, जब आपने बताया फीवरिश हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, फिर वो आपको डेफिनेशन सुनाता है, फीवर मीन्स दिस 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 दिस। आप कहते हैं ये सब नहीं, दवाई लिखो चुपचाप। सिमिलरली वो अपनी कंपनी की दिक्कत आपके पास लेकर आया, उसने कहा भैया कंपनी इसमें ये दिक्कत है, हमारे पास डिपार्टमेंट की नोटिस आ गई। आप कह रहे कंपनी मीन्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। वो कह रहे इसका क्या करें? हमने तो यही पढ़ा है। और कहो तो कंपनी और पार्टनरशिप में 5 डिफरेंस भी बता दे, है ना। ये करेंगे क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को ये नहीं चाहिए, क्लाइंट कह रहा है भैया हमको बताओ करना क्या है, ठीक है। इसलिए हमें याद नहीं करना है, हमें चीजों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए हमें डिपेंड करना होगा डायरेक्टली किस पे? एक्ट पे। समझ आ गया? ऐसे ही बहुत सारे एक्ट होते हैं, जिसमें से एक एक्ट जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक लॉ जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, हम लोग को जानकारी लेने में इंटरेस्ट भी बहुत है, किसके घर में क्या चल रहा है, उसके फोन में क्या मैसेज आया है ना, तुम्हारी उससे क्या बात हुई, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आपके दोस्त ने आपसे कह दिया हमें क्लास के बाद जाना है, बताइए आपका सबसे पहला रिप्लाई अब्रप्टली क्या होगा? कहाँ, है ना। हमने आपसे कहा आज शाम को 7 बजे कोचिंग आ जाना, बताओ क्या पूछोगे? क्यों, है ना। हर चीज का तुरंत रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई। मम्मी ने कह दिया आज घर जल्दी आना, क्यों, क्या हो गया? जानकारी लेने का हमें बड़ा शौक है ना। और कुछ जानकारी ऐसी है जिनका लेने का शौक नहीं बल्कि हमें हक है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब हम लोग रोड पे जाते हैं और बड़े सारे गड्ढे मिलते हैं, या टूटा हुआ हाईवे मिलता है, या मेट्रो का ऐसा काम जो चल ही रहा है ना, वंस अपॉन अ टाइम शुरू हुआ और चल ही रहा है, ओके। तो कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सरकार टैक्स इतना लेती है, रोड क्यों नहीं बनाती? आता है ना, ऐसा लगता है ना, सरकार टैक्स इतना लेती, पैसा इतना लेती, पैसा जाता कहाँ है?
ये जो सवाल आपके दिमाग में आया है, ये सवाल आपके पास पूछने का अधिकार है सरकार से। यानी आपको एक अधिकार मिला है, आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये अधिकार आपको किस एक्ट ने दिया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट हमारा अधिकार है। हम सरकार से पूछ सकते हैं कि भैया हम जो तुम्हें टैक्स का पैसा दे रहे हो उसका क्या कर रहे हो? कहीं उससे तुम अपने घर पे एसी फ्रिज तो नहीं लगवा रहे हो? गड्ढे क्यों नहीं भर रहे हैं? ठीक है, हमारे पास अधिकार है कि हम गवर्नमेंट से, पब्लिक अथॉरिटीज से पूछ सकते हैं। अब बताओ, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पब्लिक या गवर्नमेंट से पूछने का अधिकार होगा या किसी पर्सन से भी? किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर किसी से भी पूछ सकते हैं तो मेरा पर्सनल सवाल है अंबानी से, कैसे कर लेते हो? कहां से आता है इतना पैसा? है ना? पर्सनल पर्सन से पूछ सकते हैं या सिर्फ सरकार से पूछ सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की। क्यों? सरकार के पास पैसा कहां से आता है? हम लोगों से। ठीक है, यानी कि ये एक्ट कहता है जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इन अथॉरिटीज से हमें पूछने का अधिकार है, इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। और ये इंफॉर्मेशन किस एक्ट के अंडर दी जा रही है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब अगली बात समझो, हमने सरकार से इंफॉर्मेशन मांगी, सरकारी डिपार्टमेंट का काम तो आप जानते ही हैं। हमने सरकार से इंफॉर्मेशन मांगी, आज 5 साल हो गए, उन्होंने बताया नहीं। रोज वो कहते हैं कल आना कल आना। कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट से पल्ला पड़ा है आपका? नहीं तो सरकारी बैंक से ही समझ लीजिए। आप सरकारी डिपार्टमेंट में गए, आपने कहा भैया ये इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने कहा कल आना, फिर कहा परसों आना, फिर कह रहे अब लंच हो गया है, फिर कह रहे छुट्टी पे चले गए हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये एक्ट कहता है, ध्यान से सुनना इस प्रोविजन को, ये एक्ट कहता है सरकारी डिपार्टमेंट से आपको जो इंफॉर्मेशन मांगनी है आप मांगिए, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 30 डेज में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगली बात समझो, 30 डेज में अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाता है। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? डीम्ड रिफ्यूजल मतलब किसने मना कर दिया? गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया हम इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। बताइए, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इंफॉर्मेशन मना कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। समझ में आया? यानी हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 30 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, देनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा और फिर आपके खिलाफ अपील फाइल कर दी जाएगी, केस कर दिया जाएगा कि आप वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे। आप सोचिए, हमारे पास इतना बड़ा अधिकार है सरकार से कुछ भी पूछने का, लेकिन आपको आज ये बात पता चली, और वो भी तब जब आपके में चैप्टर था। अगर ये चैप्टर ना होता तो आपको कभी पता ही ना होता कि हम सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट का सबसे ज्यादा फायदा जो उठाया, अब बड़ी मजेदार बात आपको बताने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा पता है किसने उठाया? एक सीएस के बच्चे ने। क्या हुआ? ये रियल केस है, काल्पनिक कहानी नहीं है, ध्यान से सुनना। एक बच्चा था, वो सीएस फाइनल में प्रोफेशनल में था। ठीक है, सीएस प्रोफेशनल के बच्चे ने एग्जाम दिया और एग्जाम दे के वो फेल हो गया। ठीक है, जब वो फेल हुआ तो आपको पता है एक ऑप्शन होता है, शायद आपके बोर्ड में भी होता होगा, स्क्रूटनी करवाई जाती है ना? ऐसा ही एक ऑप्शन यहाँ पे भी होता है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपीज मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन अनचेक्ड ना हो, या इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोफेशनल का बच्चा था उसने क्या किया, उसने इंस्टीट्यूट का आरटीआई के अंडर, अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया is an act is made under an act of parliament। ये देखा आपने, नीचे लिखा रहता है मेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी आपका जो इंस्टीट्यूट है ना वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, यानी आप अपने इंस्टीट्यूट से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय द वे, पूछ लेना कि जून 1 को जो पेपर है कौन कौन से क्वेश्चन दिए, और सुनो 30 दिन में हमको बता देना कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं बताओगे तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लेंगे कि तुम बता नहीं रहे। ये पूछ सकते हैं, ये थोड़ी पूछ सकते हैं। सो क्या हुआ, उस बच्चे का वो फेल हो गया और उसने अपनी कॉपीज मंगवाई, तो इंस्टीट्यूट ने कहा ठीक है हम तुम्हारी कॉपीज तुमको दे देंगे, 500 रुपए पर कॉपी लगेगा। ठीक है, ये आज भी रूल है कि अगर आप अपनी कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो पर कॉपी 500 रुपीज देना पड़ेगा। जबकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपको पता है चार्जेस क्या होते हैं? वहां पे भी चार्जेस होते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर चार्जेस होते हैं 2 रुपीज पर पेज, 2 रुपए, यानी मैक्सिमम 10 रुपए 15 रुपए। ठीक है, अब वो सीएस का बच्चा, एक तो उसका मूड खराब था, फेल हो गया,
ऊपर से 500 रुपए इंस्टीट्यूट मांग रहा है ना, कभी एग्जामिनेशन फीस मांगते, कभी रजिस्ट्रेशन मांगते। तो उसने कर दिया केस, पता है किसके ऊपर? आईसीएसआई के ऊपर केस कर दिया। रियल केस बता रहे हैं, पारस जैन नाम था उस लड़के का। उसने आईसीएसआई पे केस कर दिया और उसने कह दिया 500 रुपए मांग रहे हैं 10 रुपए की चीज का। आरटीआई के अंदर 10 रुपए में कॉपी मिल सकती है, लेकिन ये उस चीज का 500 रुपए मांग रहे हैं। अब भैया उसका केस चला इंस्टीट्यूट में, ठीक है, मतलब कोर्ट में, सॉरी। और कोर्ट में केस चलते 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 इमेजिन करो केस कौन जीता? पारस जैन। पारस जैन वो केस जीत गए आईसीएसआई के अगेंस्ट। प्रोफेशनल का बच्चा था, हमें तो लगता है इंस्टीट्यूट सोच रहा होगा गलती फेल कर दिया इसको, इससे बढ़िया 5-10 नंबर देके पास कर देते, इतना झंझट तो ना होता। 2019 का फेमस केस है पारस जैन वर्सेस आईसीएसआई का, 2019 में उसने ये किया था। और उसके बाद से आज कॉपी मांगने का जो आरटीआई में रेट है ना, वो 10-15 रुपए ही है। यानी उसने केस लड़ा और आज तक सारे बच्चे उस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। यानी ऊपर वाला ना करे आपको मंगानी पड़े, है ना, ये मत सोचना हम भी मंगाएंगे, काहे मंगाओ, पास हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आज आपको कॉपी मंगानी पड़े तो आपको 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 10 रुपए में आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद से सारे बच्चे जो भी अपनी कॉपीज मंगाते हैं ना, वो आरटीआई के अंडर मंगाते हैं पारस जैन की वजह से। दिस वॉज अ फेमस केस ऑफ पारस जैन वर्सेस आईसीएसआई। उसने किसका फायदा उठाया पता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि भैया आरटीआई में जो रेट है, आप पब्लिक अथॉरिटी और इसलिए आपको 10 रुपए में देना पड़ेगा, आप अपने चार्जेस लेवी नहीं कर सकते। अब सोचो, फेल तो वो हो गया लेकिन इंस्टीट्यूट से जीत गया, है ना। सो दिस इज द पावर ऑफ लॉ। आप कानून की, लॉ की पावर समझ रहे हैं? केस किससे लड़ लिया? वो इंस्टीट्यूट से, और जीत भी गया, जबकि एक नॉर्मल बच्चा और इंस्टीट्यूट। लेकिन लॉ ये कहता है अगर आपका लीगल पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, आप जो कह रहे हैं अगर वो लॉ में साबित हो जाता है, तो फिर कोई हो, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सामने आप ही केस जीतेंगे। समझ में आया? उसने सिर्फ ये किया, उसने जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था उसका फायदा उठाया, है ना। ठीक है, तो पारस जैन जी की जय, है ना, आपके लिए इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। एंड दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। समझ में आ गया ये एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बेसिकली बात करता है इंफॉर्मेशन की जो हम किससे मांग सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटीज हो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं हम इनसे? कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, हम सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो हमने पता है क्या किया? जो इनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, हमने डिफेंस डिपार्टमेंट से पूछा, ये बताओ कहां कहां मिसाइलें लगा रखी हैं और जरा पासवर्ड बताओ सबके। और आगे पता है क्या बोला हमने? 30 दिन में अगर नहीं बताया तो हम क्या मान लेंगे? डीम्ड रिफ्यूजल मांगे। ये पूछ सकते हैं सरकार से, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। हमने पूछे बताओ सीक्रेट एजेंट कहां कहां भेज रखे हैं, बताओ, नहीं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। इसके अलावा हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एक रियल केस आपको बताते हैं, यही अपने शहर में ही आपने देखा होगा, दैनिक जागरण का ऑफिस देखा है आपने सर्वोदय नगर में, वहां पर ही ये सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। अब समझना, टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको नई इंफॉर्मेशन है समझ लो, जीएसटी का डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट। उस सरकारी डिपार्टमेंट के बाहर, अच्छा, उसी के सामने आरटीओ ऑफिस भी है। आइडिया है आपको? छोड़ो, है आरटीओ ऑफिस जहां से लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है, आरटीओ ऑफिस है। तो ये जो सरकारी डिपार्टमेंट था ना, उनका जो फुटपाथ था, वहां पर कुछ लोग वो टाइपराइटर लेके बैठते थे। आपने कभी कचहरी के सामने देखा कुछ लोग टाइपराइटर लेके बैठते हैं ना, इंपॉर्टेंट लॉ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते रहते, तो वो टाइपराइटर लेके बड़े सारे लोग बैठते थे, ठीक है। एक कोई सज्जन थे, उन्होंने क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर उस टैक्स डिपार्टमेंट से पता है क्या पूछ लिया कि ये लोग जो तुम्हारे फुटपाथ में बैठते हैं, इनसे कितना किराया लेते हो और इसकी इनकम कहाँ दिखाते हो? पहली बात बताओ, हाँ सर का टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ लिया कि इनकम कहाँ दिखाते हो। पहली चीज तो ये बात आप मानते हैं कि अगर उनके फुटपाथ पे वो लगाए हैं तो कुछ ना कुछ पैसा लेते होंगे। कोई बंदा अगर अपनी दुकान लगा रहे हैं ना किसी घर के सामने, तो वो घर वाला उससे पैसे लेता है, ये पता है ना। वो डिपार्टमेंट लेता था उनसे पैसे, और जाहिर सी बात है क्या वो उसको अकाउंटिंग दिखाता होगा अपने बुक्स में? नो, ठीक है। उसने आरटीआई के अंदर पूछ लिया कि ये लोग जो बैठे हैं इनकी इनकम
बताओ कहाँ आती है और कहाँ दिखाते हो? अगले दिन सब हट गए थे वहां से, अगले दिन कोई नहीं दिखा वहां पर। दिस इज द पावर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि हम आरटीआई के अंडर किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मोदी जी से पूछ सकते हैं, ये जो इतना जाते हो बाहर करके क्या आते हो, है ना, मन करता है ना उनसे पूछने का। यू कैन आस्क दिस थिंग अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, जिसका एक्ट है आरटीआई एक्ट 2005। अच्छा, बुक्स आपके पास किसी के पास होगी नहीं। अब आपने रजिस्ट्रेशन अगर कराया है तो ये मान के चलो 5, 10, 15, 20, 25 एक महीना हो सकता है बुक्स आने में, ठीक है। बुक्स आने में टाइम लगता है, हो सकता है 5 दिन में आ जाए, हो सकता है 10 दिन में आ जाए। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई थिंक पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया होगा, ठीक है, पीडीएफ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बेस्ट ऑप्शन ये होगा उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है, बिकॉज आई थिंक फोन से पढ़ने में अगर पढ़ना होगा तो, है ना, फोन से पढ़ने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, सिर्फ जितना जितना होता जाए, ठीक है, पूरी बुक का ना निकालना, क्योंकि पता नहीं कब आपकी बुक्स आ जाए। जैसे ये चैप्टर है तो इसके 5 पेजेस 6 पेजेस का आपने प्रिंट निकलवा लिया, ठीक है, या किसी ने प्रिंट निकाला हो तो उससे फोटोकॉपी करवा लेना। हो सकता है ये चैप्टर खत्म होते होते बुक्स आ जाए, फिर आगे बुक में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। बट पढ़ने के लिए इट विल बी मोर कन्वीनियंट अगर आप उसको यू नो बुक के फॉर्म में करेंगे। ओके, चलो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आप ईईटी के बाद आप पहली क्लास पढ़ रहे हैं, ये ईईटी नहीं है कि एक लाइन पढ़ी उसमें से 4 ऑप्शन किसमें बन सकते हैं। हर लाइन, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। ये ध्यान रखना पूरे एग्जीक्यूटिव में कि जो लाइन आपने छोड़ी क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, ठीक है, इसलिए पूरी लाइन पढ़नी है। जो ना समझ में आए वो आपको पूछना है। हमसे डर लग रहा है, डर लग रहा है, हमसे डर नहीं लग रहा, हम कह रहे हमसे डर लग रहा है, नहीं डरो डरो, थोड़ा डरो। तो डरना किसी टीचर से नहीं है, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप रोक के हमसे पूछ लीजिए। ये मत सोचिए अरे उनको आता होगा, उनको आता होगा, पता है उस चक्कर में किसी को नहीं आता होता है, ठीक है। जो भी डाउट्स आपके माइंड में आए आप हमको रोक के हमसे पूछ लीजिए। आप 20 बार पूछे, 30 बार पूछे, 100 बार पूछे, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए। क्लास में अगर आपकी हिम्मत नहीं बन पा रही है, ठीक है, हमसे पूछने की, तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना डाउट, ठीक है। हम चुपचाप सीक्रेटली आपका डाउट क्लियर कर देंगे, बट पूछना जरूर है, ठीक है। शुरू करें, ओके। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सबसे पहले तो बताओ ये एक्ट कब आया? 2005 is an act to provide for setting out practical regime of right to information। कह रहे राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं फॉर सिटीजन्स। हमको बताओ सिटीजन कौन होता है, रेसिडेंट कौन होता है? फर्क होता है सिटीजन में और रेसिडेंट। आप सिटीजन है इंडिया के, कौन होता है सिटीजन? अच्छा, ये नहीं पता सिटीजन कौन होता है? हमने कहा आप सिटीजन है, हाँ हम है। हु इज अ सिटीजन बाय द वे? जिसका बर्थ हुआ हो इंडिया में वो सिटीजन होता है। और रेसिडेंट कौन होता है? जो रह रहा हो, ठीक है, हो सकता है बर्थ कहीं और हुआ हो, लेकिन इंडिया में अगर वो कुछ दिन रहा है तो उसको क्या माना जाता है? रेसिडेंट। अब बताओ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार सिटीजन का है कि रेसिडेंट का है? सिटीजन का। तो कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है? कह रहे सिटीजन मांग सकते हैं। क्या मांग रहे हैं? टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अभी सिर्फ समझना, आंसर कैसे लिखना है, इतनी टफ लैंग्वेज लिखेंगे कैसे, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। हम आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक है, पूरा पेन पकड़वाएंगे कि देखो पेन ऐसे चलता है, ठीक है, पूरा आंसर हम लिखवाएंगे। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ समझना हिंदी में कि क्या क्या है ये चीज। कह रहे ये एक अधिकार है जो सिटीजन्स को मिला है इंफॉर्मेशन मांगने का अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। वो इंफॉर्मेशन जो किसके कंट्रोल में हो? पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में हो। पब्लिक अथॉरिटीज कौन हुई बताइए? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। हमें वो इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है जो इंफॉर्मेशन किसके पास हो? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास हो, पब्लिक अथॉरिटीज के पास। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्यों मांग रहे हैं हम सरकार से ये इंफॉर्मेशन? क्यों मांग रहे हैं बताइए? ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझते हो?
ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीजें कि भाई इतना पैसा आपके पास आ रहा है और आप क्लियरली बताएं कि आप इतने पैसे का क्या कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आपको इंफॉर्मेशन देनी, अकाउंटेबल बताना है। हम सरकार से पूछ सकें कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, कहां से खर्च किया, कितना खर्च किया, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। तो हमारे पास अधिकार है कि हम पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। किस लिए मांग रहे हैं? ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा एक बात बताओ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आने के बाद से करप्शन बढ़ा होगा या कम हो गया होगा? सोच के बताओ, टफ क्वेश्चन पूछा है हमने। आरटीआई एक्ट के आने के बाद करप्शन कम हुआ होगा कि बढ़ गया होगा? कम हुआ होगा। क्यों? क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि सरकार को क्या डर है कि हमसे कोई पूछ ना ले, हमसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें रिकॉर्ड मेंटेन, पहले सरकार अपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके रखता था। सरकार कहता तो था कि हमने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते थे। आज उनको पता है कोई भी हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और वो इंफॉर्मेशन हमें देनी कितने दिन में है? 30 डेज में। और अगर 30 डेज में हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो भैया हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखो, कोई भी गलत काम ना करो। हम ये नहीं कह सकते कि करप्शन खत्म हो गया है, शायद ये चीज हम लोग कभी नहीं कह पाएंगे कि करप्शन हमारे देश में खत्म हो गया है ना। लेकिन हाँ, आरटीआई एक्ट आने के बाद से करप्शन कम हो गया है। जैसे पहले आप बहुत देखते होंगे, आप नोटिस करिए ये बात, पहले पता नहीं आप कब इतने छोटे रहे होंगे, पहले वो नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ियां बहुत होती थी, है ना, कोई ना कोई वीआईपी गाड़ी ही होती थी। अब आरटीआई एक्ट आने के बाद सबसे पहले पूछे जाते भैया क्या अथॉरिटी है, नीली बत्ती लाल बत्ती कहां से लगा ली, लाल बत्ती गाड़ी कहां से मिल गई, ठीक है। ये सब चीजें आरटीआई एक्ट के अंदर बड़ी सारी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए अब करप्शन जो है वो इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा इंस्टीट्यूट में भी तो था, 500 रुपए ले रहे थे कॉपी दिखवाने के, ये कोई बात हो, हमने कॉपी लिखी, उनके पास है, उसको चेक करने के कौन से 500 रुपए, अब देखो 10 रुपए लेते हैं सिर्फ, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, ये जो दो अथॉरिटी लिखी है ना, इनको हम कहते हैं सीआईसी एंड एसआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये इस एक्ट की अथॉरिटीज हैं। मतलब हमने किसी सरकारी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम उसकी शिकायत इनके पास कर देते, ठीक है। ये ऑफिसर्स हैं एक तरह से समझ लो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट। स्टेट लेवल पे कौन होगा? एसआईसी, और सेंट्रल लेवल पे कौन होगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब बताओ सिर्फ इतना पैराग्राफ क्लियर हुआ? इतने पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या बात करी? सबसे पहली बात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? 2005 में आया। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन लेने के अधिकार सिर्फ किसके पास है? सिटीजन्स के पास है। किससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं। क्यों मांग रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। और अगर हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो शिकायत हम किसके पास कर सकते हैं? सीआईसी और एसआईसी के पास। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बहुत टफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं झिल रहा? हाँ या ना बोलो? अरे ना बोलो, नहीं ना, झिल रहा है ना, मतलब हो रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। चलो अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन। थ्रू आउट द वर्ल्ड RTI is seen by many as key to strengthening participatory democracy। जरा इस शब्द को देखो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लेकिन इस शब्द में डेमोक्रेसी का मतलब पहले आप हमें बताएंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी? कुछ, हाँ, लोकतंत्र, कुछ वर्ड्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको याद है कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, देन सोवरेन, rather सोवरेन was first, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। वेरी गुड। इसमें से डेमोक्रेटिक का मतलब क्या था? हम लोग चीखते चिल्लाते बहुत है ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी, कम ऑन, लोकतंत्र को हिंदी, मतलब लोकतंत्र तो हिंदी ही है, मतलब थोड़ा सिंपल भाषा में बताओ क्या मतलब हुआ डेमोक्रेसी मतलब? कम ऑन, डिस्कस किया हम लोगों ने। इंडिपेंडेंट तो सोवरेन होता था बेटा। फ्रीडम किस चीज का? किस चीज का? चूज, यस, राइट टू चूज। डेमो, डरते क्यों बताओ? डेमोक्रेसी का मतलब होता था राइट टू चूज, हमारे पास अधिकार है कि हम
चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज बताओ हम लोग क्या इलेक्ट करते हैं, क्या चूज करते हैं? गवर्नमेंट। राइट टू वोट, डेमोक्रेसी का मतलब राइट टू वोट, हमें अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। लोकतंत्र का मतलब यही हुआ, लोक मतलब पीपल, लोगों की बात सुनी जाएगी, ठीक है, लोगों के हिसाब से काम होगा। अब समझो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोगों की बात सुनी जाएगी, लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, और लोगों के क्वेश्चन के आंसर का मतलब क्या हुआ? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। कह रहे हमारे यहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, हम सरकार पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने सरकार को टैक्स दे दिया, सरकार का जैसा मन चाह रहा है वो देश चला रही है, नहीं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ खर्चा कर रहे हो, कैसे आया, कैसे रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसी को क्या कहा जाता है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का हमारे देश में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इंश्योरिंग मोर पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट। बताओ पीपल सेंटर्ड हुआ कि नहीं हुआ? पीपल सेंटर्ड समझ गए, लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया। Nearly 70 countries around the world have now adopted comprehensive freedom of information act। यानी 70 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां आरटीआई हो सकते स्टार्ट हो चुका है। इन इंडिया में भी गवर्नमेंट इनैक्टेड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। तो 70 कंट्रियों को देखने के बाद हमारे देश में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। सोचो, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको क्या लगता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आसानी से आ गया होगा? आपको नहीं लगता सरकार ने पूरी कोशिश करी होगी कि ना आए, है ना? क्योंकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सोच के देखो ऐसा कोई लॉ बन जाए कि हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे कुछ भी पूछ सकते, नहीं बताएंगे, ओके। तो करप्शन को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया और फाइनली 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ। एनी डाउट? ठीक है, ये लैंग्वेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना होगा हम बता देंगे, अभी याद वाला एस्पेक्ट छोड़ो। सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं, समझना और लिखना। बचपन से सुना होगा आपको पढ़ना और लिखना, पढ़ो लिखो। पढ़ो स्टेप 1 होता है पढ़ो जो पढ़ रहे हो, और लिखना स्टेप 2 जो एग्जाम में लिख के आते हो। अभी हम लोग स्टेप 2 से कंसर्न्ड नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, क्या? पढ़ना। लिखना कैसे बाद में समझेंगे, ओके। राइट टू नो, ओके। हमारे फंडामेंटल राइट्स है कुछ, है ना? कहां दिए हमारे फंडामेंटल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एक राइट होता था फ्रीडम का। बता सकते हो आर्टिकल नंबर कौन सा था? तुम्हें तो पढ़े हुए टाइम हो गया ना, ईटी। बताओ, कम ऑन, व्हाट वाज फ्रीडम? आर्टिकल नंबर 14, 26। फ्रीडम, फ्रीडम, कम ऑन, राइट टू फ्रीडम। अच्छा, आर्टिकल 21 कौन सा था? 2 थे, एक फ्रीडम था आर्टिकल 19, याद आया? 19, और एक था 21 था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, याद आया? अब याद आया है ना, हमें जीने का अधिकार है, याद आया? 21। नाउ राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 एंड राइट टू 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें जीने का अधिकार है और हमें जानने का भी अधिकार है। हमें जानने का अधिकार है इज व्हाट? राइट टू नो। यानी ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, ये आर्टिकल नंबर 21 की वजह से आया है। आर्टिकल 21 कहता है वी हैव अ राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है। मरने का अधिकार है? मरने का अधिकार है? वो तो पढ़ा है हमने आपको, वी हैव अ राइट टू लाइफ बट वी डू नॉट हैव अ राइट टू डाई। हमें जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सुसाइड को क्या माना जाता है? क्राइम माना जाता है। हम इसीलिए हमेशा बच्चों से कहते हैं वैसे तो करना नहीं, जरूरत भी ना पड़े, अगर कभी करना तो मरी जाना, फिर बच गए तो जेल हो जाएगी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, so article 21 talks about right to life, and right to life includes right to know। हमारा फंडामेंटल अधिकार है चीजों को जानने का, और इसी फंडामेंटल अधिकार को लीगली इन्फोर्स करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए, बिफोर ड्वेलिंग ऑन आरटीआई एक्ट 2005, मेंशन शुड बी मेड दैट केस। अब देखो यहां पर आता है केस, अब यहां से ध्यान से समझना,
रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। अब सीएस एग्जीक्यूटिव में ये केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक बात ये आती है कि हम सीएस का एग्जाम देंगे और एक चीज होती है कि नंबर अच्छे कैसे लाएं। नंबर अच्छे लाने के लिए, ठीक है, ये केस लॉ के नाम अब आपको याद करने पड़ेंगे जो ईटी में आपसे कहा जाता था छोड़ दो, है ना, ईटी में नहीं करना होता था, सेक्शंस भी नहीं करने होते थे। अब आपको थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है, सारे सेक्शन तो नहीं याद हो सकते ऑब्वियसली, बट थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो ध्यान है, क्योंकि अब आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। ये केस क्या होते हैं, जो हम पहला एक बार सारी चीजें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है इसलिए आपको बता रहे हैं, जब भी कोर्ट में कोई केस होता है तो आपको पता होगा उसमें दो पार्टीज होती है, ठीक है। देखो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। हमको बताओ ये जो केस हुआ क्या था, अभी पता नहीं, अभी देखेंगे। ये जो केस हुआ इसके दो पार्टीज कौन कौन है। पहली पार्टी कौन थी, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो केस करता है पहली पार्टी का नाम पहले लिखा होता है, बीच में लिखा है वर्सेस, यानी दूसरी पार्टी कौन हुई, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। ये केस कौन से साल में हुआ, 1989 में हुआ, ठीक है। एंड AIR 90, AIR ऑल इंडिया रैंक नहीं है कि अच्छा इनकी रैंक आई थी, AIR इज ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स। ये जितने भी केसेस होते हैं ये सरकार के या कोर्ट के रिकॉर्ड्स में मेंटेन होते हैं, यानी आज अगर आप ये केस कहीं ढूंढना चाहें तो कहां ढूंढेंगे, कह रहे उस रिकॉर्ड में, ऑल इंडिया रिकॉर्ड का ये नंबर, पेज नंबर समझ लो होता है, कि वहां के उस पेज नंबर में आपको ये केस का डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। इसी से ही जैसे आज कोई केस हुआ और किसी लॉयर को केस लड़ना है और उसको लगता है कि भाई ऐसा ही केस हो चुका है, तो वो पुराना केस के डिटेल्स उसको कहां मिलेंगे, यहाँ AIR 90। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें SC लिख करके लिखा रहता है। तो ये जो पूरा नाम होता है रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, यानी पहली पार्टी थी रिलायंस पेट्रोकेमिकल, दूसरी पार्टी थी इंडियन एक्सप्रेस। कौन से साल में हुआ, 1989, जिसके रिकॉर्ड्स कहां मेंटेन है, AIR 90। अब आपको लग रहा है यही याद करने में आफत हो जाएगी, पूरा सब्जेक्ट तो छोड़ो, है ना, तो जरूरी नहीं आप इसका पूरा नाम याद करें, कोशिश करना पार्टीज का नाम याद हो जाए, जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, वो भी नहीं हो पा रहा आपसे, तो फर्स्ट का नाम याद कर लो, इन द फेमस केस ऑफ रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। पेट्रोकेमिकल नहीं याद हो पा रहा, इन द फेमस केस ऑफ रिलायंस, ये मत लिखाना इन द फेमस केस ऑफ आर, आपको ऐसी चीजें ज्यादा याद रहती हैं, आर से शुरू होता था, नाम क्या था भूल गए, इन द फेमस केस ऑफ आर डैश डैश डैश, नहीं, फर्स्ट वर्ड एटलीस्ट लिखिए, ये आपके इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है कि केस का पूरा नाम ना याद हो तो डैश वर्सेस डैश वो लिख दो, वर्सेस के बाद वाला भी ना याद हो तो फर्स्ट लिख लो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और अगर आपने अपने आंसर में केस का नाम मेंशन किया है तो डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ओके। अब देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। नाउ कह रहे इस फेमस केस में देखो क्या लिखा है, हाँ, in which the Supreme Court read into Article 21 the right to know, यानी इस फेमस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में और कौन सा अधिकार इंक्लूडेड है, राइट टू नो, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू नो इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया एक तरफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो हमें लोगों को जानने का अधिकार भी देना चाहिए, तभी तो वो डेमोक्रेसी का फ्रीडम हुआ, तभी तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इस केस के बाद ये डिक्लेयर हुआ कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू नो। अब जरा सोचो कि कौन से साल में हुआ ये केस, 89, ठीक है, 89 में ये केस हुआ और 89 में कहा गया राइट टू नो है, यानी राइट टू नो के हिसाब से एक एक्ट बनना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और बताओ RTI आया कब, समझ में आया, साल कितने लग गए, 1989 में ये बात सामने आई कि राइट टू नो होना चाहिए, और उस एक्ट को बनते 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 कहां पहुंच गया, 2000। सोचो कितनी बार मना किया गया होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा कि आप हमसे कुछ भी पूछ लो। फाइनली 2005 पे ये डिक्लेयर हो गया कि इस एक्ट को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो राइट टू नो आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। ये कौन से फेमस केस के जजमेंट में दिया गया था, रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, इसी पैराग्राफ की क्लास लाइन भी है,
आर्टिकल 21 confers on all persons a right to know। कह रहे हैं आर्टिकल 21 ने सारे पर्सन्स को एक अधिकार दिया है राइट टू नो, विच इंक्लूड अ राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। तो आर्टिकल 21 में राइट टू नो भी है, और राइट टू नो क्या इंक्लूड करता है? राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। और राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन की वजह से कौन सा एक्ट बनाया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, तो अगर ओरिजिन ऑफ आरटीआई एक्ट पूछा जाए तो आप समझ गए क्या लिखना है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया कहां से, ये कहां से आया? इस केस की वजह से। इस केस में कहा गया कि आर्टिकल 21 में राइट टू नो होना चाहिए। राइट टू नो का मतलब राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, और इसके लिए ये एक्ट 2005 एक्ट बनाया गया। और इस केस का नाम क्या था? सबको बोलना पड़ेगा। हाँ, प्रॉक्सी सिस्टम नहीं चलता। प्रॉक्सी समझते हो? हम तो शांत है, तुम बोल लो, है ना, ये नहीं करना। ओके, इसके बाद कह रहे हैं एक और आर्टिकल आया सामने। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज द स्पीशीज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट सुना है आपने? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या मतलब होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब किस चीज का अधिकार है? बोलने का और एक्सप्रेशन बनाने का, जैसा आप बनाते हैं उटपटांग। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हमें बोलने का अधिकार है और एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है और पूछने का अधिकार है। और ये जो पूछने का अधिकार है, यही अधिकार कौन से एक्ट में दिया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बेसिकली ये जो आरटीआई एक्ट है ना, ये दो आर्टिकल्स की वजह से आया है, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स। बताओ किसको अधिकार मिला है? सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एट द सेम टाइम आर्टिकल 19 परमिट्स स्टेट टू मेक लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये भी लिखा है, हमारे पास फ्रीडम है लेकिन हमारी इस फ्रीडम पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। ये बात समझते हैं? अच्छा, हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, यही तो हुआ राइट टू फ्रीडम। आज बम फोड़ने का मन कर रहा है, दिवाली में कुछ कर नहीं पाए तो आज सोच रहे हैं ऐसे घर जाते वक्त सबके घर में बम डाल देंगे। कर सकते हैं, अरे हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम, कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? इस पे लगाया जा सकता है। आज किसी का मर्डर करने का बड़ा मन हो रहा है अंदर से, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कह रहे हैं हमारे पास फ्रीडम तो है लेकिन उस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 10 a citizen has a right to receive information and that right is derived from the concept of freedom of speech and expression comprised in article 19। इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग कुल मिला के क्या बात कर रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ। दो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस वजह से आया है। पहला था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू नो इंक्लूड करता है, ये एक फेमस केस में भी कहा गया था। वो केस कौन सा था? रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम और राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अगर एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ओरिजिन या फ्रॉम वेयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज अराइजन, तो इसमें आपको ये दो बातें लिखनी होंगी। पहला आर्टिकल 21 के बारे में लिखना होगा, आर्टिकल 21 के साथ उसके केस लॉ का नाम लिखना होगा, आर्टिकल 19 के बारे में लिखना होगा। इन दो आर्टिकल्स की वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इनकॉर्पोरेट हुआ। आ गई बात समझ में? ठीक है, देखो लास्ट में लिखा भी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैरीज विद इट राइट टू प्रोपगेट एंड सर्कुलेट वंस व्यू। अब ये वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे हैं। स्पीच और एक्सप्रेशन मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसी के साथ हम किसी से भी पूछ सकते हैं। क्लियर? पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, एनी डाउट? कौन से ईयर में आया? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? जेआईजीएल पढ़ रहे हैं। फुल फॉर्म क्या था जेआईजीएल का? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है, उसका ये पेपर नंबर 3 है। 3 है कि 1 है? 1 है। 2 कौन सा है? कंपनी लॉ है। 3 कौन सा है?
SBIL है, एस से कुछ, यही हम कह रहे थे, आप कह रहे थे एस से कुछ है। और पेपर नंबर 4 कौन सा है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। JIGL पेपर नंबर 1 है और JIGL का एग्जाम भी कब है? 1 जून, ठीक है, पक्का? ओके, तो उसमें चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया? RTI। अच्छा, RTI चैप्टर नंबर कौन सा है? 14, पक्का? देखो किसी को नहीं पता था, आपने ध्यान नहीं दिया, एक बच्चे को पता था 14 है चैप्टर नंबर। वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना ले, एग्जाम में नहीं आएगा। और उस केस का नाम क्या था जिसने ये डिक्लेयर किया था कि राइट टू नो आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है? वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। याद हो गया केस लॉ? बस ऐसे ही याद हो जाएंगे सारे, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, यही बता रहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब कब आया, ये कुछ ऐसा खास रेलेवेंट नहीं है। लोकसभा से पास हुआ 11 मई को, राज्यसभा से पास हुआ 12 मई को, और फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई 15 जून को। और अब यहां से देखो स्टार्ट होते हैं इस एक्ट के सेलिएंट फीचर। अब इतना हमने आपको समझा दिया, जरा सेलिएंट फीचर में पहला वाला आप हमको समझाएंगे, हमको थोड़ा टफ लग रहा है। आ गया, समझ आ गया? ये वाला पढ़ना है, यही नहीं समझ में आ रहा पढ़ना क्या है। ये पहला पॉइंट पढ़ना है, पढ़ लिया सबने? आ गया सबको समझ में? देखिए आपको लॉ समझ में आने लग गई। समझाओ जरा क्या लिखा है, समझाओ क्या लिखा है। झुंड में बोलो, कोई बात नहीं, सब लोग एक सब इकट्ठा बोल सकते हैं। ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है? होल ऑफ इंडिया। द RTI एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यानी पूरी कंट्री में एक्टिव। एक्चुअली ये क्यों लिखा रहता है आपको पता है? पहले के टाइम पे ये तो आपको पता ही होगा कि JNK को अलग माना जाता था ना, उसको अलग स्टेट मानते थे। तो बहुत सारे लॉ ऐसे थे जिसमें ये लिखा होता था इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पे नॉर्मल हमारे यहाँ के इंडिया के लॉज नहीं लगते थे, उनके लिए सेपरेट लॉज लगते थे। फिर ये चेंज भी हो गया था, ये तो अभी आपके सामने की बात होगी, है ना। रिसेंट अभी जो रूल आया था जिसमें JNK को इंडिया का पार्ट मान के, है ना, वो कर लिया गया था। तो नॉर्मली वो JNK वाला पोर्शन हटा दिया गया। तो अब ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया? होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे देश की कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो उससे हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट पहले पढ़ो, सेकेंड हम बाद में समझाएंगे, सेकेंड थोड़ा डिटेल लगेगा। थर्ड देखो जरा, आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट? इट शैल अप्लाई टू पब्लिक अथॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ किससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? पब्लिक से मांग सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ICSI से मांग सकते हैं, मांग सकते हैं आपका इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा बताओ, मोदी जी से मांग सकते हैं? हमको बताओ, मोदी जी से मांग सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं? अब आप कहेंगे कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, वही तो है। व्हाट इज द डिफरेंस इफ आई से मोदी जी से मांग सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं? एब्सोल्युटली, मोदी जी एक इंसान है और प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है। मोदी जी की जब हम बात कर रहे हैं तो पर्सनल हो गया। पूछ लिया आपने शादी क्यों नहीं की, देश तो संभाल रहे हो, घर भी संभाल लेते अच्छा सा, ये नहीं पूछ सकते। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे जो है, ठीक है, उससे हम पूछ सकते हैं एज फार एज गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा अगला भी आप हमको समझा देंगे, बताओ नेक्स्ट क्या है? बता देंगे नेक्स्ट क्या है? ऑल सिटीजन्स शैल हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कौन मांग सकता है? सिर्फ सिटीजन्स मांग सकते हैं, यानी रेसिडेंट्स को ये अधिकार नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन में सिर्फ अधिकार किसको मिला हुआ है? सिटीजन्स को। यानी हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, ये थर्ड पढ़ लिया और ये फोर्थ पढ़ लिया। सेकंड वाला क्या किया? हटा दिया बुक से? नहीं, सेकंड अभी हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल लगेगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। एक ये और पढ़ लो, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बताओ आ गया समझ में? देखिए अब आपको थोड़ी थोड़ी JIGL समझ में आने लग गई। कह रहे फीस विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी ये जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं फ्री में मिलेगी, फीस लगेगी। लेकिन आपको पता है फीस इंफॉर्मेशन देने की नहीं है, फीस है वो जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप कह रहे भैया बुकलेट दे दो पूरी इंफॉर्मेशन, उसने जो इंफॉर्मेशन दी
वो लेट से 50-60 पन्नों की थी, वो पन्नों की कॉस्ट मांग रहे हैं आपसे। वरना आपको पता है लोग यही कर लेते, 100-200 पन्नों की इन्फॉर्मेशन दे दो। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, पन्नों में इन्फॉर्मेशन दी, आपने रफ कॉपी बना ली घर पे, ठीक है। आपने कहा मैं पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन दो, तो पेन ड्राइव की कॉस्ट हो गई। मतलब इंफॉर्मेशन की कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट है स्टेशनरी की, या जो भी उनको काम करना पड़ा उसकी कॉस्ट है। ओके, जैसे अभी हमने आपको बताया पर पेज 2 रुपीज लगता है, ठीक है, दैट इज द फीस पेबल। तो जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उस हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। तो दैट इज ऑल्सो डन। तो आई थिंक अब ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। ये सेकेंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और लास्ट के 2 पॉइंट्स है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक के समझ में आ गए सबको? एनी डाउट? ठीक है, इजी लग रहा है कि टफ? सच सच बताओ। पहले तो एक ओथ आज आपको लेनी पड़ेगी, आज आपकी पहली क्लास थी, हम भूल गए। आपको ओथ ये लेनी पड़ेगी कि मैं जो कहूंगा इस क्लास में वो, हाँ आती है सबको, मैं जो कहूंगा सच के सिवा। हाँ अब देखो ले ली है ओथ आपने। बताइए टफ लग रहा है इजी लग रहा है? अब बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, है ना? इजी है, समझ आ रहा है? अच्छा, पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको एक बार घर पे पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है? ओके, चलो।